डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ हिस्ट्री के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो कि नेट और जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टर्म्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और जिनको होल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दे आर वेरी वास्ट सब्जेक्ट्स, वास्ट टर्म्स, but I had tried to consolidate them into a single slide. So हम कोशिश करेंगे उनके ऐसे पहलुओं को समझने का जो कि नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो पहला टॉपिक है वो है नस्तलिक और शिकस्ती के बीच एक कंपैरिजन। ये नस्तलिक और शिकस्ती क्या है? ये बेसिकली दो कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट थे जो कि मुग़ल पीरियड में काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं। जो राइटिंग की गई वो नस्तलिक में या शिकस्ती में हुए। इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये टर्म, ये जो कैलीग्राफिक स्टाइल थे, ये कहाँ पे डेवलप हुए और इंडिया किस तरह पहुँचे। देखिए, आपको पता होगा कि 7वीं शताब्दी में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 7th century द इस्लाम स्प्रेड इन द एंटायर रीजन ऑफ द मिडल ईस्ट, और इसी टाइम में पर्शियनाइजेशन ऑफ इस्लाम हुआ। ये क्या है कि इस्लाम जब ईरान पहुंचा तो ईरान कल्चरली बहुत रिच कंट्री थी, और इस्लाम जब ईरान में फैला तो इस्लाम ने जो पर्शिया के कल्चर थे उनको अडॉप्ट किया। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसे, और उसी हिसाब से वो काफ़ी चेंज हो गया। और आप इवन देखते हैं कि इस्लाम जहाँ भी गया उसका जो लैंग्वेज रहा, कोड लैंग्वेज रहा, वो पर्शियन ही रहा। पर्शियन में पहले 28 लेटर थे स्क्रिप्ट में। जब अरब लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो वहाँ पे उसमें 4 और ऐड हो गए, 32 लेटर्स हो गए। और इवन दैट टाइम देयर वाज एटलीस्ट 6 टाइप्स ऑफ कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट। 6 अलग अलग तरह के कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट डेवलप थे पर्शिया में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना रिच कल्चर या स्टेट रहा होगा अपने टाइम में। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो उसमें से 2 ऐसे स्क्रिप्ट थे जो कि एक नक्श और एक रेखा, उसको मिला के एक तालिक स्क्रिप्ट बना, और फिर तलिक और नक्श को मिलने से नस्तलिक बना। यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं कि नक्श किस तरह से लिखा जाता था, एक स्ट्रेट राइटिंग थी, जबकि नस्तलिक जो हुआ वो डायगोनल राइटिंग हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो मीर अली तब्रिज़ी को जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेट के हिसाब से। इट कुड बी राइट पर्शियन, अरेबिक, द टर्किक एंड उर्दू। इन 4 जो अलग अलग भाषा हैं, इनके शब्दों को, इनके राइटिंग्स को नस्तलिक स्टाइल में लिखा जा सकता था। मुग़ल कोर्ट में जो नॉन कुरानिक जो राइटिंग्स थे वो नस्तलिक में की गई। जो कुरान से जुड़े हुए राइटिंग नहीं थे उनको नस्तलिक में किया जाता था। जो शिकस्ती है वो एक नस्तलिक का ही डेवलप्ड फॉर्म है। ये तब डेवलप हुआ जब कि राइटिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई और कई बार जल्दी में लिखना बहुत ज़रूरी होता था। सो टू राइट इन अ फास्टर मैनर, इन अ क्विक मैनर, द शिकस्ती वाज डेवलप्ड। शिकस्ती में हुआ क्या कि जो नस्तलिक राइटिंग थी, जो नस्तलिक स्टाइल था लिखने का, उसको ब्रेक कर दिया गया। बिना पेन उठाए आप पूरा वर्ड लिख नहीं सकते, जबकि नस्तलिक में आप लिख सकते थे। तो ये लॉन्गर डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए यूज़ होने लगा। ये एक सक्सेसर ही था नस्तलिक का, मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें कि वर्ड्स को ब्रेक कर दिया गया, और ये ऑफिशियल प्रोक्लामेशन के लिए यूज़ होता था। यह एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जो नस्तलिक, शिकस्ती और ऐसे और सारे जो स्क्रिप्ट हैं। लेकिन जो नेट का जो अप्रोच रहता है उसके हिसाब से ये डिफरेंस पूछ सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या था, ये किस टाइम पीरियड में डेवलप हुए, इसको डेवलप किसने किया, क्रेडिट किसे जाता है डेवलप करने का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए और समझना चाहिए। ये एक बेसिक मैंने आपको जिस्ट दिया नस्तलिक और शिकस्ती और उसके डिफरेंस का। यहाँ आप जो सेकंड फिगर इसमें देख सकते हैं, ये जो राइटिंग है ये नस्तलिक राइटिंग है, और ये जो राइटिंग है शिकस्ती राइटिंग है। सो ये बेसिक इसमें कुछ डिफरेंस है। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिरण्यगर्भ यज्ञ। Friends, this is a very important topic from the perspective of net examination, because we have already know few
sacrifices of the ancient period, like Rajsuya, Vajpaya, Ashwamedha, and so on. Hiranyagarbha was also a part of that. हिरण्यगर्भ जो शब्द है, इसका सीधा मतलब जो होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है गोल्डन वॉम्ब। एक हिरण्य जो सोने के लिए, सोना गोल्ड के लिए यूज़ होता है, और गर्भ वोम, तो उससे ये शब्द बना है हिरण्यगर्भ यज्ञ। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जो कि पुरुष सूक्त के लिए बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, उसमें ही हिरण्यगर्भ सूक्त भी उसका हिस्सा है, एक 10वें मंडल का। जो ये सेक्रीफाइस था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था डिप्लोमेटिकली। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि माना जाता था कि उस काल में जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय वंश के होते हैं, या क्षत्रिय होंगे, उन्हें ही राजा बनाया जा सकता है। तो यह यज्ञ ऐसा था जिससे कि मनुष्य रीबर्थ, पुनर्जन्म उसका हो सकता है एक सिंबॉलिक मैनर में। तो वो लोग, वो राजा या वो एक प्रोमिनेंट आदमी जो चाहता है राजा बनना, अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो वो हिरण्यगर्भ यज्ञ करके खुद को क्षत्रिय घोषित कर सकता है, और उसके बाद राजा बन सकता है, उसको एक मान्यता मिल जाएगी राजा बनने की। तो यह एक सॉफ्ट पॉलिसी था। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमें मिलता है राष्ट्रकूट का जो राजा हुआ दंतिदुर्ग, उसने इसको फॉलो किया। दंतिदुर्ग सब ऑर्डिनेट ऑफ चालुक्याज, जिसने मालवा और गुजरात पे के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, उसने इस यज्ञ को किया था, और तब वो राजा बना। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कौन वो राजा था जिसने इस यज्ञ को किया। और कुछ ऐसे भी राजा हुए जो कि ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ को नहीं किया। उन्होंने अपने तलवार के दम पे अपने राज्य स्थापित किए और उन्होंने शासन किया। ऐसे मयूर शर्मन जिसने कदम्ब में शासन किया, हरिचंद्र जिसने गुर्जर प्रतिहार का जो राजा हुए, उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र में शासन किया। जो हिरण्य है, इसके साथ दो और टर्म मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, आपने ये नाम अवश्य ही सुना होगा। जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है, ये दो भाई थे, और इनको मारने के लिए, इनका वध करने के लिए विष्णु को दो अलग अलग अवतार लेने पड़े। आपको विष्णु के 10 अवतार के बारे में पता होगा। उसमें जो वराह अवतार है वो हिरण्याक्ष के वध के लिए हुआ था, अवतार लेना पड़ा था विष्णु को। और जो दूसरा हिरण्यकश्यपु है, जिसका पुत्र प्रहलाद था, उसका वध करने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा था विष्णु को। इसके बाद जो वामन अवतार आएंगे और कई सारे अवतार आएंगे, 10वें अवतार कल्कि तक। तो आपको इनका सीरीज पता होना चाहिए। तो चूंकि ये हिरण्य एक प्रीफिक्स यहाँ पे मैच कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूँ, अदरवाइज मैं इसमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यह टॉपिक है विष्टि। यह बहुत ही वास्ट टॉपिक है। विष्टि जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में उसको बेगार कहा जाता है, चाकरी भी कहते हैं। जो कुछ चोल वंश के कुछ हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसमें वेट्टी से लिखा गया है, वेट भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो चोल वंश के जो हमें अभिलेख मिलते हैं, उसमें कड़ के लिए कम से कम 400 अलग अलग टर्म इस्तेमाल किए गए। कुछ किताबों में हमें यह भी देखते हैं लिखा हुआ कि 400 अलग अलग कड़ थे, जो कि सही नहीं है। बेसिकली एक ही कर के लिए कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग टर्म्स थे, यह हमें समझना चाहिए। उसी में एक कर ये भी था जिसे वेट्टी कहते थे। दूसरा एक कर है कदमई। कदमई जो कर था वो लैंड रेवेन्यू कर था, टैक्स था। और वेट्टी जो था वो एक ऐसा टैक्स था जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में फोर्स्ड लेबर कहते हैं। इसमें ये होता था कि आपको आपके जो पेट्रोनाइज़र हैं या जो किंग हैं, उनके लिए आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करना होता था, जिसके बदले में कोई डायरेक्ट आपको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता था। इवन इन द 7th सेंचुरी इट वॉज वेरी पॉपुलर इन द पेशवाज। जो मराठा पेशवाज हुए, उनके टाइम में भी वेट काफ़ी पॉपुलर था। कुछ ऐसे भी प्रोफेशन थे, ऑक्यूपेशन थे, जिनके लोगों को इस टैक्सेशन सिस्टम से बाहर रखा गया था। यहाँ मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करें और ये साइड में लिस्ट दिया गया है, जिसमें कम से कम 7 अलग अलग तरह के वेट जो टैक्स हैं फोर्स्ड लेबर के, उसको आप देखें। और उनमें जो कीवर्ड्स हैं, लाइक हाजिर बेगार, द सरकार से कुरान,
इनको ज़रा देखें, राबता ये क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे थे, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि वेट किसे कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि जब भी आप वेट विष्टि बेगार का अध्ययन करें, इसके बारे में स्टडी करें, तो इसको जज्बानी जो सिस्टम था उसके पर्सपेक्टिव में करें। अगर आप इसको अकेले करेंगे तो ये एक इनजस्टिस हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जजमानी सिस्टम है। जजमानी सिस्टम क्या था, देखिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ बेसिकली इसके बारे में कि एंशिएंट टाइम में जो बार्टर सिस्टम पॉपुलर था उसमें गुड्स का एक्सचेंज होता था। लेट सपोज मेरे पास कुछ गुड्स है जो सरप्लस है मेरे पास, आपके पास कोई और गुड्स है जो सरप्लस है, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे और इस तरह से सिस्टम काम करता था। इन द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के पास तो गुड्स सरप्लस थे और कुछ लोगों के पास सर्विस सरप्लस थे। सर्विस यानी कि उनके पास कोई स्किल था जिससे वो कोई काम कर सकते थे या कुछ बना सकते थे। वहाँ पे जो सोसाइटी है उसने कैसे अडाप्ट किया इस चीज़ को कि उनके बीच भी एक बार्टर सिस्टम चल पड़ा, जिसको एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, कि सेवा के बदले जो वस्तु है उसका विनिमय होने लगा। यह एक बड़ा पॉपुलर सिस्टम हुआ और ये हेरिडिटरी सिस्टम था। इसमें जो पिता हैं उनके पुत्र हैं, फिर वो उसी तरह के प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे। इसमें होता क्या था कि जैसे किसान हैं तो किसान और एक ब्लैक स्मिथ है जो कि लोहे का काम करते हैं, तो उनके बीच एक तरह का एक टैसिट बॉन्ड था, एक अंडरस्टैंडिंग था, जिसमें वो ये कहते थे कि मैं आपके हिस्से का अनाज उपजाता हूँ, आप मेरे लिए जो टूल्स हैं, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उसको आप बना के दीजिए। और उनके बीच एक सिम्बायोसिस था, पूरा इस्टेब्लिश सिस्टम था। और जो विलेजेस थे वो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, उनकी इंटरडिपेंडेंसी तो थी मगर दूसरे गाँवों पे या दूसरे इलाकों पे उनकी कोई खास डिपेंडेंसी नहीं होती थी। इसका एक और जो फीचर था वो ये था कि इसमें यूज ऑफ करेंसी नेग्लिजिबल था। ये बार्टर सिस्टम था एक तरह का, इसमें एक्सचेंज होते थे। जो करेंसी है इसके तो कई सारे फ़ायदे हुए मगर नुकसान भी हुआ कुछ। नुकसान सबसे बड़ा यह हुआ कि इसे आप सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। जो सर्विस है और जो गुड्स हैं उनको आप लंबे समय तक सेव करके रख नहीं सकते हैं, मगर करेंसी को आप 10 साल 20 साल के लिए कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो नुकसान क्या हुआ कि सरप्लस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, क्योंकि जो फूड्स है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे आपने कोई ग्रेन उपजाए हैं तो आप उसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको उसको मार्केट में लाना ही पड़ता था। मगर करेंसी के साथ ऐसा नहीं था। तो ये टाइम के साथ पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी अपनी कुछ खासियत थी, मगर इसकी कुछ वीकनेसेस भी थे, इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो करेंसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इसको आप स्टोर कर सकते थे लंबे टाइम के लिए, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कहीं ना कहीं आया। तो जजमानी सिस्टम क्या था आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान जो है आज का, वहाँ भी, और जो श्रीलंका का एरिया है वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता था। साउथ इंडिया में कम देखने को मिलता है और बांग्लादेश में भी इसके एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते हैं। जजमानी सिस्टम पे एक और इस पे एक ब्लेम लगता रहा है कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडिया में, क्योंकि जो गांव थे वो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड थे, तो वो निर्वहन पे उनका ध्यान था, ग्रोथ पे ध्यान नहीं था उनका, वो सरप्लस की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। विलियम एच वाइजर थे, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के रीजन में इस पे बड़ा काम किया कि जो कास्ट सिस्टम है ये सर्वाइव कैसे कर रहा है। क्योंकि उस टाइम काफ़ी इस पे ब्लेम्स थे कि ये सिस्टम एक लाइक काइंड ऑफ एविल है और सोशल एविल है। तो उन्होंने इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम, W.H. वाइजर का। मैंने जो अपना ये स्लाइड तैयार किया है, इसमें इस बुक से काफ़ी कुछ मुझे समझने को मिला और मैंने वहाँ से कलेक्ट किया है। तो W.H. वाइजर ने बेसिकली जो कास्ट सिस्टम का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उस पर काम किया है। तो ये एक सीधा क्वेश्चन बनता है नेट JRF के लिए। बड़ा बलूटेदार सिस्टम महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर था। बड़ा मीन्स 12, तो ये 12 अलग अलग किस्म के यू कैन से लाइक स्किल होते थे जिनके बेस पे लोग क्लास डिवीज़न था और उन लोगों को अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करना होता था और उनके लिए जो फार्मर्स होते थे गांव के, वो उनके हिस्से का
ग्रेन पैदा करते थे और उनको टाइम टू टाइम ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे। इनके बीच एक बॉन्ड था, कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट था। फिर जजमानी सिस्टम के कोलैप्स होने के क्या रीज़न रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो रहा कि राइज ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली राइज हुआ, तो ये सिस्टम थोड़ा वीक हो गया वहाँ से। दूसरा ये हुआ कि जो ऑक्यूपेशन का एक फॉर्मनेस था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। लाइक जो लोहार थे और जो कारपेंटर थे, जो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर थे, वो एक हो गए धीरे धीरे काफ़ी एरिया में, वो एक ही लोग दोनों काम करने लगे। तो इस तरह के इंटरमिक्सिंग देखने को मिले। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट रीजन W.H. वाइजर बताते हैं, वो बताते हैं कि राइज इन नंबर ऑफ कन्वर्ट्स। इंडिया में कन्वर्ट्स जो हिंदू कल्चर था उसमें ऐसा हुआ कि काफ़ी लोग उससे विमुख हुए और वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की ओर डाइवर्ट हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो क्लास स्ट्रक्चर था सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि वो भी कुछ काम करते थे जो कन्वर्ट्स थे, और उनको किस क्लास में रखा जाए ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा जजमानी सिस्टम पे। ऑल्दो जजमानी सिस्टम, द वर्ड जजमानी वॉज इवन अपीयर्ड इन द वैदिक लिटरेचर, लेकिन वहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। वहाँ पे इसका मीनिंग है कि वो पर्सन जो किसी सेक्रीफाइस के लिए, किसी यज्ञ के लिए पे करता है, दक्षिणा देता है। लेकिन इस जो सिस्टम में हम बात कर रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो अब जजमानी आप देख रहे हैं तो इसको विष्टि और विष्टि देख रहे हैं तो जजमानी, एक दूसरे को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास 12 तरह के कम से कम स्किल जो हैं, वो उनमें से अगर कोई स्किल नहीं है तो चांस है कि आप विष्टि आपके लिए बहुत एक एविल के रूप में आपके सामने आए। खासकर जो हिली रीजन है इंडिया का, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पे बेगार को लेके काफ़ी मूवमेंट्स हुए और काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि ये काफ़ी डीप था। यहाँ पे स्ट्रक्चर में काफ़ी डीप तक पेनिट्रेशन था इस बेगार सिस्टम का। इसका रीज़न शायद ये था कि जो प्लेन्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत पॉसिबल था अलग अलग मीडियम से, लेकिन जो हिली रीजन है वहाँ पे पोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो शायद इस वजह से यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन रहा और इस वजह से ही विरोध हुआ। हालांकि इसमें डिटेल ये बहुत एक अलग अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट स्टडी है, हम इनमें ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि फिर डाइवर्जन हो जाएगा। मगर ये इवन इन द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट it was very prominent issue in the region of Himachal Pradesh and Uttarakhand especially, and in some region in Sikkim also. So with these notes we are moving to the next. The next is Muttaraiyar. One of my viewer who is a very serious student, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो पिछले लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे चोल चेर पांड्या के बारे में, ये जो अर्ली चोला थे और जो मेडिवल चोला हुए वो क्या एक ही वंश के थे और वो कहाँ पे शासन कर रहे थे, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने उसको दिमाग में रख के ये एक स्लाइड तैयार किया है। इसमें सबसे पहले आप इस इंडियन मैप को देखें और समझने की कोशिश करें कि ये जो यहाँ का रीजन एक कावेरी डेल्टा का रीजन है, ये काफ़ी रिच रीजन है एग्रीकल्चरली, और इसके जो आसपास का रीजन था ये बहुत ही स्कार्स रीजन था इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पे जो पानी की थे बड़े अभाव थे। तो ये कावेरी रीजन को लेके, डेल्टा को लेके बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। और जो भी आप चोल को समझने की कोशिश करें तो आप कावेरी डेल्टा की बात करेंगे। जो पल्लवा थे ये इस रीजन में कहीं शासन कर रहे थे। जो अर्ली चोला हुए वो संगम काल के आसपास थे, जो उरयूर से शासन करते थे। उनके बाद जो प्रभाव आया उसमें मुत्तरैयर लोगों का प्रभाव आया जो थंजावुर के आसपास थे। इवन टुडे मुत्तराज करके एक लैंडलॉर्ड क्लास है जो तमिल रीजन के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मुत्तरैयर आए बीच में। ये बेसिकली जो पल्लव डायनेस्टी था उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनके अंडर में काम करते थे, लेकिन काफ़ी हद तक ये इंडिपेंडेंट थे। 850 AD के आसपास विजयालय ने, जो माना जाता है कि जो अर्ली चोला थे उन्हीं के लाइनेज के थे, उन्होंने थंजावुर पे को कैप्चर कर लिया और एक सेकेंड लाइनेज ऑफ द चोला डायनेस्टी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ से सेकेंड लाइनेज ऑफ चोला, मेडिवल चोला स्टार्ट होता है। आप यहाँ देखिए जो बॉक्स में लिखा गया है ये बड़ा क्लियर है, आप इसको अगर समझेंगे कि जो अर्ली चोला थे ये उरयूर में थे, जो उसके मुत्तरैयर आए इन्होंने तंजावुर में अपना इस्टेब्लिश किया।
साथ में मेडिवल जो चोला आए इनके बाद आए, मुत्तरैयर के बाद 9th सेंचुरी के आसपास। इन्होंने तंजावुर को ही अपना कैपिटल बनाया। जो 4th लाइनेज है कुलोतुंग से स्टार्ट होता है। कुलोतुंग का कैपिटल गंगईकोंड चोलापुरम में है, जो कि राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इस्टेब्लिश किया था। और ये कब इस्टेब्लिश किया था? जब उसने उड़ीसा और बंगाल के आसपास से पाल शासकों को डिफीट किया। तो पाला वॉज वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ रूलर्स। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, लाइक रिपब्लिकन, लाइक इस्टेब्लिश्ड सेवरल यूनिवर्सिटीज़। तो उन्होंने वो बड़े लर्नेड काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था अपने क्षेत्र में, ऐसा हमें हिस्ट्री में देखने और पढ़ने को मिलता है। तो ये मुत्तरैयर जब आप देखेंगे तो ये वो जो आप जो वाइड कहते हैं कि चोला के बाद वाइड जो आया, वहाँ पे मुत्तरैयर काफ़ी प्रोमिनेंट रहे इस रीजन में, जो त्रिची, पुडुकोट्टई और तंजावुर का रीजन है आज का, वहाँ पे। तो एक सेंदलाई इंस्क्रिप्शन भी है, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन से एरिया में कर रहे थे रूल। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा देखिए, समझिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दीज आर नॉट द होल, ये एक सप्लीमेंट है। आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप जारी रखें, साथ ही साथ आप इन चीज़ों को भी ऐड ऑन करते चले उसमें। ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगे आपके पेपर के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है द असेंबलीज। ये और एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि उर सभा नगरम को लेकर हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ये मैंने इसको कोशिश किया है आपके लिए आसान करने का। जो वैदिक लिटरेचर में आप सभा और समिति देखते हैं, ये उर और सभा कुछ वैसा ही है। जो सभा वहाँ है वही सभा यहाँ है, समिति की जगह पे उर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक तीसरा जो है ये नगरम है। तो नगरम इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। नगरम जो था वो मर्चेंट्स के लिए का बनाया हुआ एक असेंबली था, और बाद में जब जहाँ पे ये मर्चेंट्स रहने लगे, जहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिए, उस एरिया को नगरम कहा जाने लगा, जो कि नगर हो गया बाद में। तो इसको भी आप देखिए, समझिए। और जो उर है, उर था कि जो जनरल विलेज असेंबली है जिसमें हर तबके के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो था। और जो सभा है वो ऐसा ग्रुप था जिसमें इलीट आप कह सकते हैं, जो ब्राह्मण क्लास के लोग थे वही जुड़ते थे, और वो डिस्कस करते थे कि जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए इश्यूज होते थे उन पे वो बातचीत करते थे। वो अपने उनके कोर्ट्स भी थे और वो डिसीजन भी लेते थे। तो सभा वॉज सेपरेट, उर वॉज सेपरेट। एक और इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो नीचे मैंने यहाँ डिस्कस किया है आपके साथ, कि उर, नाडु, वलनाडु और मंडलम, ठीक है। तो ये नाडु जो है, नाडु, कोर्रम, कोट्टम और कुर्रम, ये सेम एलिमेंट है। आप इनको देख के कन्फ्यूज ना हो। अलग अलग एरिया में नाडु को कहीं कोर्रम कहा गया, कहीं कोट्टम कहा गया, कहीं कुर्रम कहा गया। उर जो होता था वो धीरे धीरे एक गांव, एक विलेज का रूप लेता चला गया। क्योंकि वो लोग इकट्ठे होते थे, मीटिंग करते थे, तो वो उर जो है एक विलेज था। और जब कलेक्शंस ऑफ उर जो था वो नाडु हुआ, तो नाडु को ही कुछ एरिया में कोर्रम कहा गया, कुछ एरिया में कोट्टम कहा गया, और कहीं कुर्रम कहा गया। कुछ ऐसे गांव थे जो इन कलेक्शंस ऑफ विलेज के बराबर के साइज के थे, काफ़ी बड़े उर जिनको आप कहेंगे, तो उनको तनीउर कहा गया। ये आप देख सकते हैं। जो ऐसे गांव जो कि नाडु के साइज के हो जाते थे उनको हम तनीउर कहते थे। इस तरह का हमें एविडेंस मिलता है। ये बेसिकली उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से काफ़ी डिटेल में हमें जानकारी मिलती है उर और सभा और नगरम के बारे में। इस पर हम कभी और अलग से डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसके साथ ही कोशिश किया है कि जब हम इन विषयों को स्टडी कर रहे हैं तो हम इनके जो मैनिफेस्टेशंस पे भी बात करें कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं नेट एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं, तो इनको भी थोड़ा समझने का कोशिश किया है। अभी तक हमने 10 पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसके अलावा 21 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ये बात आपके साथ शेयर करने का कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में नेट ने पूछा है, और क्या हमने जो अभी तक पढ़ाई की है उससे कुछ आया है एग्ज़ाम में, क्या उसका कोई इम्पैक्ट है हमारे पेपर पे, जो हम ये टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इस सीरीज़ में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके बीच जो हम देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि उनके आंसर्स आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये क्वेश्चन है जून 2015 पेपर 2 का। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आर्यन इन्विजन थ्योरी किसने दिया,
तो उससे एक सीधा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे ए का, और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही ऑप्शन है। अगर आपने वो लेक्चर सही से सुना होगा तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए यहाँ से उसको चूज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए वो है कि सितंबर 2013 पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया था। अभी जो हमने बात की जजमानी सिस्टम, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन है, और आपने अगर जजमानी सिस्टम को ज़रा सा भी समझा होगा तो आप इसको विदिन अ सेकेंड आप हिट कर देंगे। आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स पोस्ट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द अलवर्स वेयर। ये 2017 जुलाई पेपर 2 का क्वेश्चन है। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि वो सैवाइट पृष्ठ थे या वैष्णव सेंट्स थे, शाक्त फॉलोअर्स थे या तांत्रिक पृष्ठ थे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया है। एक जो ये 4th क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए इन्होंने दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा पेपर 3 में, और फिर जुलाई 2016 पेपर 3 फिर से सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन इन्होंने पूछा है। ये जो क्वेश्चन है जुलाई 2016 का है। इसके पहले वाले पेपर में 11 नंबर क्वेश्चन है, वो 14 वाले पेपर में, यहाँ पे वो 13 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि किनका कौन से चेल, चोर और पांड्या थे, उनमें किनका कौन सा पोर्ट सिटी था और कौन सा इनलैंड सिटी था, कैपिटल था बेसिकली। तो कोरकई, मदुरई, मुशिरी और पुहार, इन पे हमने काफ़ी अच्छे से बातचीत की है पिछले लेक्चर में, द सेकेंड लेक्चर ऑन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो मैं चाहूँगा कि आप उसमें जाएं और इसको एक बार रिवाइज करें और इसका आंसर आप शेयर करें। यहाँ 2 क्वेश्चन और मिले मुझे। 2016 के पेपर 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में जब पर्सनालिटी पे बात कर रहे थे तो कुमारिल भट्ट की बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि कुमारिल भट्ट ने कौन से फिलॉसफी पे फोकस किया था या काम किया था। तो ये जो कुमारिल भट्ट को आप देख रहे हैं, तो अगर आप, हालांकि ये जो चारों ऑप्शन है आपको आने चाहिए, बट सपोज आपको चारों नहीं पता है, आपने बस लास्ट लेक्चर सुना हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि कुमारिल पे हमने बात की थी, कुमारिल ने इनमें से कौन से फिलॉसफी पे फोकस किया था। तो ये 2016 अगस्त पेपर 3 का क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन मुझे मिला। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्टिव क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो पैसिव क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। बहुत लंबा लिस्ट है उनका पैसिव क्वेश्चंस का। फिर ये एक अलग प्रोजेक्ट हो जाता है। इसमें अगर हम जाएंगे तो हमारा जो प्राइम वर्क है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूँ कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पेपर के रिस्पेक्ट में बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है या जो एसएससी के एग्ज़ाम है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो थोड़े इससे इजी कह सकते हैं कि क्वेश्चन होते हैं। हालांकि उनका भी स्टैंडर्ड अब काफ़ी अच्छा हो गया है क्वेश्चन पूछने का। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। एक तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, और कुछ एग्जाम्स है जिनमें कि सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन आता है। तो आपको देखना होगा कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है। हम जब बात कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री और नेट एंड जेआरएफ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ कन्वेंशनल अप्रोच रखता है, मगर फिर भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं हिस्ट्री के, उनको वो पूछने से कतराता नहीं है। क्वेश्चंस आते रहते हैं जो न्यूज़ में है खासकर। जो एक 6th क्वेश्चन मुझे मिला, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर हमने आज ही बात की है। ये राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग ने इसमें कौन सा सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था। ये क्वेश्चन तो आप शायद देखते ही बता देंगे आंसर इसका। ये जून 2015 का पेपर 3 का 23rd नंबर क्वेश्चन है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स तो उनके साथ में 1 या 2 क्वेश्चन हर लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि पहले पेपर्स में आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा और कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस लेक्चर में। और इस तरह के लेक्चर फिर मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते रहें। और मैं यहाँ पे ये आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि ये एक सप्लीमेंट है। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, और देखिए कभी ये नहीं कह सकता कोई कि यही एक रास्ता है कहीं पहुँचने का। कहीं पहुँचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। ये थोड़ा सा समय निकाल के आप इसको, ये ऐड ऑन है, एक सप्लीमेंट है, उसको आप जोड़ते रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी रखे, तो आप देख रहे हैं कि कितना रिलेवेंट है जब हम बात कर रहे हैं
जो नहीं, जो हमने डिस्कस किया वो अभी नहीं पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है तो वो हो सकता है कि आगे पूछे जाएं, तो आपको होल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे सैटरडे को। आप सब इन क्वेश्चंस का आंसर पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। सजेशंस आर वेलकम ऑलवेज। थैंक यू सो मच।